हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये करंट अफेयर्स सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये टारगेट बीपीएससी टीआरई 3 को करके किया जा रहा है, जिसका एग्जाम कल है। कल और परसों है, दोनों के लिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण सेशन है। और बिना समय गवाए अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी करिएगा। आज का पहला प्रश्न है, सर्वत्र क्या है? प्रश्न दिया है, सर्वत्र क्या है? तो सर्वत्र एक मल्टी स्पाइन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है। सर्वत्र क्या है? मल्टी स्पाइन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है। इसका विकास किसने किया है? तो इसका विकास डीआरडीओ ने किया है, जिसको हिंदी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन कहा जाता है। तो सर्वत्र का विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के आयुध और लड़ाकू इंजीनियरिंग सिस्टम में किया है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के आयुध और लड़ाकू इंजीनियरिंग सिस्टम ने सर्वत्र का विकास किया है। सर्वत्र क्या है? मल्टी स्पाइन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है। आप लोग इसको ऐसे पढ़िए जैसे कि आपको याद हो जाए, इसलिए कि आप लोगों को बहुत सी कम टाइम है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और संगठन विकास संगठन। एक बार और देख लेते हैं डीआरडीओ का फुल फॉर्म। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान समय में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर समीर विकांत कामत जी हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत जी हैं। डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो डीआरडीओ दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुई थी। डीआरडीओ के बारे में जितने भी प्रश्न बनने वाले थे, उन सभी प्रश्नों को डिस्कस कर लिए हम लोग। तो सर्वत्र क्या है? मल्टी स्पाइन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है। इसका विकास किसने किया है? तो डीआरडीओ के आयुध और लड़ाकू इंजीनियरिंग सिस्टम ने किया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर विकांत हैं। डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1 जनवरी 1998 ईस्वी को 58 ईस्वी को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसे ट्राई कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ट्राई के बारे में और कुछ जान लेते हैं। जनवरी 2024 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ट्राई या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनके अध्यक्ष की नियुक्ति जनवरी 2024 में हुई है, इसलिए ये चर्चा में है। तो उनके जो नए अध्यक्ष हैं, उनका नाम अनिल कुमार लोहाटी है। जनवरी 2024 से पहले ट्राई के अध्यक्ष कौन थे? इस तरह अभी प्रश्न आ सकता है कि ट्राई का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो अनिल कुमार लाहोटी हैं। और जनवरी 2024 में से पहले कौन थे? पीडी बघेला थे। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न करंट अफेयर्स का प्रश्न तभी चर्चा में आता है जब वो उसमें कुछ परिवर्तन हुआ होता है। तो डीआरडीओ में सर्वत्र को लेकर के परिवर्तन हुआ था, और फिर ट्राई में उनके अध्यक्ष को लेकर के परिवर्तन हुआ था। इसलिए अब देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय के नए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो झारखंड के उच्च न्यायालय के नए अस्थायी न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति इस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 2017 के तहत की जाती है। एक प्रश्न को कंप्लीट कराने में इससे जितने भी प्रश्न बनने योग्य हैं, उन सभी प्रश्नों को इंक्लूड की हूँ। इनमें 10 मेन टॉपिक हैं, लेकिन उनसे जो भी उनके प्रश्न बनने वाले हैं, उन टॉपिकों से सभी प्रश्नों को डिस्कस की हूँ। अब तक 3 प्रश्न डिस्कस कर चुकी हूँ। एक पहला है सर्वत्र वाला, डीआरडीओ वाला, और दूसरा ट्राई वाला,
और तीसरा झारखंड उच्च न्यायालय की अस्थायी मतलब न्यायाधीश के रूप में। तो इनसे भी, इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं सबको इंक्लूड कर ली हूँ। अगला प्रश्न है, एक बार और प्रश्न इसको देख लेते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति प्रदीप श्रीवास्तव को। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 12 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत की जाती है। प्रश्न नंबर 13 है, देश में लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण हेतु लोकोनेस्ट प्रयोगशाला किस स्थान पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। इस प्रश्न में भी एक प्रश्न छुपा हुआ है, जैसे पूछ देगा प्रश्न में कि देश में लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण हेतु कौन सा प्रयोगशाला मतलब स्थापित किया गया है? तो वो है लोकोनेस्ट। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। प्रश्न नंबर 14 है, उत्तरी भारत के वन्यजीवों के रहने, प्रश्न दिया है, उत्तरी भारत के वन्यजीवों के लिए पहले डीएनए बैंक का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है? तो बरेली में किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI किस स्थान पर स्थित है? तो ये भी बरेली में स्थित है। तो वन्य जीवों के लिए पहले डीएनए बैंक का निर्माण बरेली में हो रहा है और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में ही स्थापित की जा रही है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में किस स्थान पर उत्तरी भारत का प्रथम मानव डीएनए बैंक स्थापित किया जा रहा है? प्रथम पशु वन्य जीवों का मतलब डीएनए के लिए बरेली में स्थापित किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रथम मानव डीएनए बैंक बेच्चू में स्थापित किया जा रहा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में बेच्चू में उत्तरी भारत का प्रथम डीएनए बैंक स्थापित करने के लिए कौन सा मशीन स्थापित किया गया है? तो मानव डीएनए बैंक स्थापित करने के लिए ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 18 है, संविधान के किस अनुच्छेद में, मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में किसका उल्लेख है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है 112 अनुच्छेद में। प्रश्न नंबर 19 है, वित्त मंत्रालय के किस भाग के अंतर्गत बजट का प्रभाग आता है? तो वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों विभाग के अंतर्गत बजट का प्रभाग आता है। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा आर्थिक मामलों का विभाग। प्रश्न नंबर 20वां है, हाल ही में किस वित्त आयोग की नियुक्ति की गई है? तो हाल ही में 16वें वित्त आयोग की नियुक्ति की गई है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का क्या नाम है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम अरविंद पनगड़िया है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम के.सी. नियोगे है। इसमें एक प्रश्न से जितने भी, एक मेन टॉपिक है, उन प्रश्नों से जितने भी प्रश्न बन सके, उस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बन सके, उन सभी प्रश्नों को इसमें इंक्लूड कर ली हूँ। पॉइंट्स से न करके मैं प्रश्न उत्तर के मामले से कर ली हूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिमाग न लगाना पड़े, क्योंकि बहुत कम आप लोगों के पास टाइम है। जितना देख सके उतना देख लीजिए। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके घंटी के आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के अनुच्छेद के अंतर्गत आयोग की स्थापना करता है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग की स्थापना करता है? तो 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना करता है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि कोई पूछ दे, अच्छा ऊपर का प्रश्न छूट गया है, वित्त वर्ष की अवधि क्या होती है? तो 1 वर्ष की होती है। कोई पूछ दे कि वित्त वर्ष की अवधि कितनी होती है? तो 1 वर्ष की होती है। वर्तमान में 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक एक वित्तीय वर्ष चलेगा। यदि नॉर्मल से कोई पूछ दे कि वित्त वर्ष की अवधि क्या होती है? तो 1 वर्ष को लिए होती है। 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए बनाई जाती है। और वित्त वर्ष का काल कितना होता है, मतलब समय, वित्त वर्ष आयोग जो होता है उसका समय कितना होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। प्रश्न अगला है, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति करता है। संसद के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है। बजट को कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री बजट को प्रस्तुत करता है। बजट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो बजट का उल्लेख अनुच्छेद 112 के अंतर्गत किया गया है। अब अगला टॉपिक है, इसमें 26 जनवरी 2024 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लिया गया है। इसमें
26 जनवरी 2024 ये 75वें गणतंत्र दिवस समारोह था। तो दिया है 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्तव्य पथ पर कुल कितनी झांकियां निकली थी? तो 16 झांकियां निकली थी। और उसी अवसर पर केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा कर्तव्य पथ पर कितनी झांकियां निकली थी? यानी 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से कर्तव्य पथ पर कुल कितनी झांकियां निकली थी? 9 झांकियां। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 16 झांकियां निकली थी कर्तव्य पथ पर, और केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा 9 झांकियां निकली थी। आइए देख लेते हैं इन झांकियों में किसको प्रथम स्थान मिला है, किसको कैसा मिला है। तो 75वें गणतंत्र दिवस के समारोह में उड़ीसा राज्य की झांकी को प्रथम श्रेणी में मतलब रखा गया है, निर्णायकों के प्रथम श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। और इसी समारोह में राज्य की झांकियों में पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में शीर्ष स्थान पर गुजरात की झांकी को मिला है। मतलब निर्णायकों की पसंद की श्रेणी के आधार पर उड़ीसा को प्रथम दिया गया है, जबकि पॉपुलर चॉइस कैटेगरी के स्थान पर शीर्ष स्थान गुजरात की झांकियों को मिला है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में किस मंत्रालय की झांकी को पॉपुलर चॉइस कैटेगरी का शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? ये राज्यों का मामला था, अब ये मंत्रालयों का मामला हो गया है। तो ये जो पॉपुलर चॉइस कैटेगरी के शीर्ष स्थान पर जो झांकी है, लोकतंत्र की जननी विशेष संस्कृति मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसको एक बार और देख लेते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कर्तव्य पथ पर कुल 16 झांकियां निकली थी, और गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा कर्तव्य पथ पर कुल 9 झांकियां निकली थी, जिसमें से निर्णायकों के पसंद श्रेणी के आधार पर राज्य में सबसे पहले उड़ीसा की झांकी को प्रथम स्थान मिला है, जबकि राज्यों में ही पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में शीर्ष स्थान पर गुजरात की झांकी को मिला है, और मंत्रालयों में पॉपुलर चॉइस कैटेगरी के स्थान पर लोकतंत्र की जननी विशेष संस्कृति मंत्रालय की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब अगला टॉपिक है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 में भारत को किस स्थान पर रखा है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 में भारत को 93वें स्थान पर रखा है। और इससे संबंधित और जो प्रश्न है उनको भी इसमें इंक्लूड करके मतलब लाई हूँ, उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में जो है 2022 की तुलना में कितने स्थान नीचे गिर गया है? तो 2022 की तुलना में 2023 8 स्थान नीचे गिर गया है। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में सर्वाधिक भ्रष्ट देश सोमालिया है, जो दक्षिण अफ्रीका का साउथ अफ्रीका का भाग है, अफ्रीका का भाग है। और सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये हिम तेंदुओं के बारे में दिया गया है प्रश्न। हिम तेंदुओं की आबादी की रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भारत में हिम तेंदुओं की जनसंख्या आकलन IPAI कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है, रिपोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। भारत में कितने हिम तेंदुए हैं? लगभग 718। IUCN के अनुसार हिम तेंदुए की स्थिति क्या है? तो ये हिम तेंदुए असुरक्षित स्थिति में आ गए हैं, संकटताग्रस्त श्रेणी में ये हिम तेंदुए आ गए हैं। भारत में सबसे अधिक हिम तेंदुए लद्दाख में पाए जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना है प्रश्नों का। और यदि ये बताइएगा कि मेरा सेशन कैसा रहा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये तीनों काम करिएगा। और ये भी बताइएगा कमेंट करके कि मेरे सेशन में क्या कमी रही या आपको सेशन कैसा लगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।